Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders. Your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे BHIC 101, जिसका सब्जेक्ट नेम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। हम लोग इस वीडियो में करीब 20 क्वेश्चन के लगभग करेंगे, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से आप लोग 5 क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी रखा गया है आप लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग वीडियो पे लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल जो चलाते हैं या जो टीचर होते हैं वो भी अपने काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आपको बेहतर से बेहतर तरीके का नोट्स और वीडियो मिलेगा, जिससे आप लोग का आगे आने वाले फ्यूचर बेहतरीन होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाषाण कालीन सांस्कृतिक की मुख्य विशेषताएं तथा उसकी निर्वाह पद्धति की चर्चा कीजिए। पहला है कि पाषाण कालीन सभ्यता का विशेषता बताना है, फिर दूसरा है निर्वाह पद्धति। तो हम लोग इसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पहला है कि क्या पढ़ना है, उसमें देखेंगे कि पूरा पाषाण का परिचय देखेंगे, चरण, मानव जीवन, औजार, सामाजिक संगठन, निवास, अग्निकला और लास्ट में हम लोग निर्वाह पद्धति देखते हुए महत्व, और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष की ओर चलेंगे। एक बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया है आप लोग के लिए। पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखेंगे इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग त्वरित फ्लो चार्ट के बारे में जानते हैं। ये पाषाण कालीन जो संस्कृति है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से चला। 20 लाख पूर्व से शुरू होता है और प्रारंभिक मानव का विकास होता है। इस जीवन में पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता है। पत्थर का औजार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय का जीवन शिकारी और खेटक के रूप में था। तो लोग जानवर का शिकार करते थे और जो फल, फूल, कंद, मूल होते थे उनको भोजन के रूप में संग्रह करते थे। ये जो जीवन था अस्थायी नहीं था, घुमंतु जीवन शैली था। एक जगह से दूसरे जगह ये घूमते हुए अपना जीवन शैली का जीते थे। धीरे धीरे समय गुजरा और अग्नि का उपयोग करना सीख गए। और उससे क्या हुआ, अग्नि का उपयोग जैसे ही करना सीख गए, इनके थोड़े सामाजिक जीवन में सुधार आया और मानव जीवन की प्रारंभिक विकास हुआ। तो अब हम लोग भूमिका में क्या लिखेंगे उसको देखते हैं। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन और लंबा काल है, क्योंकि 20 लाख ईसा पूर्व से चलते हुए 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो करीब 20 लाख का ये कालखंड है। तो क्या है, इतिहास का सबसे प्राचीन और सबसे लंबा कालखंड है। पूरा पाषाण में 2 शब्द हैं। पूरा मतलब होता है पुराना, और पाषाण, पूरा मतलब पुराना और पाषाण मतलब पत्थर, जिसका मतलब होता है कि इस समय क्या होता था, पाषाण के चीज़ों का यूज होता था, पत्थरों पे औजार के रूप में यूज किया जाता था और ये अपने जीवन का संचालन करते थे। भारत में लगभग ये 20 लाख से 10,000 BC तक माना जाता है। इसी काल में मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बनाया और धीरे धीरे सभ्यता की नींव रखी। पूरा पाषाण के काल 3 कालखंड में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये 20 लाख से 1.5 लाख BC तक निम्न पाषाण काल है और 1.5 लाख से 40,000 BC तक मध्य पूरा पाषाण काल है और 40,000 BC से 10,000 BC तक उत्तर पूरा पाषाण काल है। इसमें सिर्फ औजार का चेंज आते हैं। पहले बड़े पत्थर के औजार का उपयोग होता है, धीरे धीरे मध्यम वर्ग के पत्थरों को औजार किया जाता है और बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। जब उत्तर पाषाण काल आते हैं तो कला और बुद्धि का विकास होते हुए अपने सभ्यता और संस्कृति को और बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो पूरा पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता यह है कि इस समय कृषि ना होकर, अस्थायी जीवन ना होकर ये घुमंतु जीवन शैली जीते थे। मानव अस्थायी रूप से कहीं नहीं रहते थे, क्योंकि इनको भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता था। उस समय नदी, जंगल, गुफा के पास रहते थे। पत्थर के औजार और का उपयोग करते थे। यह इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस समय क्या पत्थर के औजार उपयोग होते थे, इसीलिए इसे
पाषाण काल कहते हैं। इस समय का सबसे प्रमुख औजार था हस्त कुठार, कलीवर, स्क्रैपर, चॉपर। ये प्रमुख हथियार थे जिनका उपयोग ये शिकार, लकड़ी काटने में, जानवरों को खाल उतारने में उपयोग करते थे। सामूहिक जीवन इनका था, समूह में रहते थे, छोटे छोटे समूह में रहते थे। सामूहिक जीवन अच्छा था और छोटे छोटे समूह में रहते थे, जिससे उनकी सुरक्षा मिलती थी, शिकार आसान होता था और सहयोग की भावना विकसित हुआ। निवास स्थल ये गुफा और चट्टान और आश्रय स्थल में और नदी के किनारे रहते थे। अग्नि का प्रयोग इसी काल में हुआ था। अग्नि मानव का विकास के महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर ले जाता है। इसके लाभ हुआ कि ये खाना पकाना शुरू कर दिए, ठंडा से बचाव के लिए आग जलाना शुरू कर दिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आग जलाना शुरू कर दिए, और कभी कभी जब रात में होता था तो प्रकाश के लिए भी इसका उपयोग करते थे। और इसी समय भाषा और संचार का विकास होता है। जैसे जैसे मानव बौद्धिक कौशल विकास होता है तो मनुष्य ने संकेत और ध्वनि के माध्यम से संवाद करना शुरू किया। इससे संवाद करने से क्या हुआ, सामूहिक जीवन आसान हुआ और अपने मन के भाव विचार को अभिव्यक्त किया और दूसरे को जो भी कोई ज़रूरत होता था उसको समझने और सोचने का तरीका बताते थे और सहयोग के रूप में काम करके एक दूसरे का सहयोग करते थे। प्रारंभिक कला का विकास। उस समय कला का विकास थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि गुफा चित्र बनाए जाते थे, शिकार के दृश्य चित्रित किए जाते थे। पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या क्या था हम लोग ने देख लिया, और पूरा पाषाण काल की निर्वाह पद्धति कैसी है उसको अब निर्वाह पद्धति कैसी है और कैसे जीते थे, इनका किस पे निर्भर था। तो निर्वाह पद्धति यह है कि प्रकृति पे ही निर्भर करते थे। क्या करते थे? प्रकृति पे ही निर्भर करते थे, क्योंकि शिकार मुख्य जानवर हिरन, जंगली बैल, जंगली बकरी और हाथी था। और भोजन संग्रह करते थे। क्या करते थे? भोजन एकत्र करते थे, फल, कंद, बीज और शहद। तो इनका निर्वाह पद्धति क्या था कि प्रकृति पर निर्भर थे, शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे, और जो नदी के किनारे रहते थे वो मछली पकड़ते थे। नदी किनारे रहने वाले लोग मछली पकड़ते थे और पशु का भी उपयोग करते थे। पशुओं का उपयोग भोजन और सुरक्षा दोनों के लिए होता था। अब हम लोग चलते हैं कि इस समय महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या तथ्य ऐड किया। तो काल इसका 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 BC तक। मुख्य औजार पत्थर होते थे। मुख्य व्यवसाय इनका शिकार और भोजन संग्रह था। जीवन शैली कैसा था? तो घुमंतु था। मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या था? अग्नि था। अब हम लोग निष्कर्ष के पॉइंट पे पहुंचते हैं कि निष्कर्ष में क्या था। तो पूरा पाषाण काल मानव विकास का प्रारंभिक चरण था। प्राचीन काल का सबसे प्रारंभिक काल और सबसे लंबा काल था, और मानव विकास को क्रम में देखा जाए तो ये प्रारंभिक चरण था, जिसमें मनुष्य ने औजार बनाना और अग्नि का उपयोग करना, समूह में रहना, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना सीखा, और आगे चलकर ये कृषि, अस्थायी निवास और सभ्यता के विकास का आधार बना। यहीं से सभ्यता का नींव रखी जाती है और अस्थायी जीवन का भी शुरुआत होता है। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी तथा वास्तुकला की मुख्य विशेषता की चर्चा करें। तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है: नगर योजना, जल निकासी और वास्तुकला। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय देखेंगे। नगर नियोजन कैसा था, सड़क व्यवस्था कैसी थी, भवन निर्माण, जल निकासी, सार्वजनिक भवन, वास्तुकला और महत्व। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि 7000 BC मेहरगढ़ में एक जगह है पाकिस्तान में। ये 2 पहाड़ों के बीच का जगह है जहाँ पे कृषि शुरू होती है, और 26 BC में परिपक्व हड़प्पा काल विकसित होता है। सुनियोजित नगरों का निर्माण होता है और ग्रिड प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें ग्रिड प्रणाली, उन्नत जल निकास व्यवस्था था। परिपक्व हड़प्पा काल 26 BC में शुरू होता है। ये नगर सुनियोजित नगर का निर्माण करता है और ये ग्रिड प्रणाली अपनाता है, उन्नत जल निकासी व्यवस्था होता है। विशाल सार्वजनिक भवन बनते हैं और 1900 BC आके इसका पतन प्रारंभ हो जाता है और ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका उत्कर्ष लगभग 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में है। यह सभ्यता वर्तमान भारत और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। इस सभ्यता की सबसे विशेषता है कि इसकी वैज्ञानिक नगर योजना, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और विकसित वास्तुकला थी। नगर को 2 भागों में विभाजन। प्रत्येक नगर सामान्यतः 2 भागों में विभाजित था: दुर्ग और निचला नगर। दुर्ग और निचला नगर।
दुर्ग को ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था और प्रशासनिक धार्मिक गतिविधियां यहीं होती थी। सार्वजनिक भवन स्थित होते थे। निचला नगर में समान लोग रहते थे। व्यवस्थित आवासीय था। जो नगर का नियोजन था पहले दो भागों में बांट दिया गया, दुर्ग और निचला हिस्सा। दुर्ग में ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था और इसमें प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों को देखा जाता था। और निचले नगर में समान लोग रहते थे और व्यवस्थित आवासीय निचले निचले क्षेत्र में ही था। ग्रिड प्रणाली, सड़कें सुनियोजित तरीके से बनाई जाती थी। विशेषता था कि हर एक समकोण पे एक सड़क दूसरे सड़क को काटती थी। उत्तर पश्चिम तथा पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई जाती थी। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ऐसे क्या हुआ कि एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पे काटती थी, चौड़ी और सीधी होती थी। सड़क कैसी होती थी? एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में बनाई जाती थी। चौड़ी और सीधी सड़कें होती थी। मानकीकरण, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। ईंट का जो रेशियो था 1:2:4 था। माप और वजन एक समान थे। निर्माण कार्य एक निश्चित मानक पे आधारित था। आवासीय व्यवस्था, मकान अत्यंत व्यवस्थित होते थे और ये मकान पक्की ईंट से निर्मित होते थे। कई कमरे वाले आंगन बने होते थे। रोशनदान बनाए जाते थे। जल निकासी पे हम लोग डिस्कस करें तो यह विश्व की सबसे उन्नत प्राचीन प्रणालियों में से एक थी। प्रत्येक घर की नाली, प्रत्येक मकान नाली से जुड़ा था। प्रत्येक घर की नाली में देखें तो प्रत्येक मकान नाली से जुड़ा था और गंदा पानी मुख्य नाली तक पहुंचता था। सारे ढक्कन युक्त नालियां थी। अधिकांश नालियां ढकी हुई थी। स्वच्छता बनी रहती थी। निरीक्षण कक्ष थे, नियमित सफाई के लिए बनाए गए थे। निरीक्षण कक्ष नियमित सफाई के लिए बनाए गए थे, जिसके कारण रख रखाव आसान था। कुएं की व्यवस्था, सार्वजनिक कुएं और निजी कुएं दोनों प्रकार के मौजूद थे। वास्तुकला के क्षेत्र में भी हड़प्पा सभ्यता उन्नत कार्य किया और एक महान स्नानागार बनाया। और इनकी इस स्नानागार में महत्वपूर्ण विशेषता था कि ये पक्की ईंट से बनी हुई थी। जलरोधी तकनीक का प्रयोग हुआ था। धार्मिक और सामाजिक उपयोग हुआ था। अन्नागार एक ऐसी जगह था जहाँ पे अनाज का संग्रह किया जाता था और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित होती थी। और हड़प्पा सभ्यता में कुछ बंदरगाह थे जिसे गोदी या डॉकयार्ड कहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता था कि समुद्र व्यापार का केंद्र था। जहाज़ों का आवागमन की व्यवस्था थी। और इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस बॉडी था जो लोथल था, जो गुजरात में अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे। सभा भवन बने हुए थे। सामूहिक बैठकों के लिए प्रयोग होता था। प्रशासनिक गतिविधि का केंद्र था। तो सभा भवन, गोदी, ये सब वास्तुकला के एग्जाम्पल हैं। स्नानागार और अन्नागार ये प्रमुख वास्तुकला के केंद्र थे। और प्रमुख हड़प्पा स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुआ 1921 सी में हुआ। 1921 सी में हड़प्पा की खोज हुआ और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और जल निकासी वास्तुकला उस समय की वैज्ञानिक सोच, प्रशासनिक क्षमता, तकनीकी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह विश्व की सबसे विकसित प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में गिनी जाती है। प्रश्न संख्या 3, महापाषाण संस्कृति मेगालिथिक संस्कृति क्या है? इसके प्रकार की चर्चा कीजिए। तो महापाषाण संस्कृति क्या है और इसकी विशेषता और इनके प्रकार को हम लोग चर्चा करेंगे। त्वरित फ्लोचार्ट में हम लोग देखेंगे कि 1200 BC के आसपास लोहे का आविष्कार हो गया था और लोहे की उपयोग होना शुरू हो गया था। महापाषाण संस्कृति विकसित हुआ और विशाल पत्थरों का उपयोग होने लगा। दफनाने की परंपरा विकसित हुआ और दक्षिण भारत में विस्तार हुआ और 300 ईस्वी तक इसका प्रभाव रहा। भूमिका, महापाषाण संस्कृति भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण है। मेगा का अर्थ है बड़ा, लिथ का अर्थ है पत्थर। मेगालिथ का हो गया बड़ा पत्थर। इस संस्कृति में मृतकों की स्मृति में बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। भारत में इसका विकास 1200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा तक चला। महापाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता यह था कि विशाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था।
बड़े पत्थरों से स्मारक बनाए जाते थे और मृतकों के सम्मान में स्थापित किए जाते थे। ये विशाल पत्थर का स्मारक बनाते हुए मृतकों के सम्मान में समर्पित करते थे। दफनाने की परंपरा। मृतकों के साथ कई वस्तु भी रखी जाती थी, जैसे लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन और आभूषण। लोहे का उपयोग इस संस्कृति की प्रमुख पहचान है। लोहे का जो उपयोग किया जाता था कृषि, योद्धा और शिकारी, कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। सामाजिक संगठन कैसा था? सामाजिक विभाजन विकसित हुआ और नेतृत्व व्यवस्था विकसित हुआ। महापाषाण के प्रकार। क्वेश्चन का डिमांड महापाषाण के प्रकार के बारे में लिखना था, तो इस प्रकार के बारे में हम लोग याद करते हैं। डोलमेन। डोलमेन पहला प्रकार है जिसमें 4 पत्थरों पर एक बड़ा पत्थर रखा जाता था। डोलमेन ऐसा महापाषाण था जिस पे 4 पत्थरों पर एक बड़ा पत्थर रखा जाता था। दफन कक्ष के रूप में उपयोग होता था। दफन कक्ष के लिए उपयोग होता था। शिस्ट पत्थर का बना भूमिगत कक्ष था। भूमिगत कक्ष पत्थर का बना था जिसे शिस्ट कहते थे। डोलेमन 4 पत्थरों पर एक बड़ा पत्थर रखा जाता था और दफन कक्ष के रूप में उपयोग होता था। शिस्ट पत्थर का बना भूमिगत कक्ष था। मेनहीर सीधे खड़े बड़े पत्थर। सीधे खड़े बड़े पत्थर, सीधा खड़ा बड़े पत्थर को मेनहीर कहते थे। 4 पत्थर पे एक पत्थर रखा था तो उसे क्या कहते थे? डोलमेन। और पत्थर का बना भूमिगत कक्ष शिस्ट कहलाता था। सीधे खड़े बड़े पत्थर का मेनहीर कहते हैं और गोलाकार रूप के पत्थरों की व्यवस्था को पत्थर वृत्त कहते हैं। पत्थर वृत्त। पत्थर वृत्त किसे कहते हैं? गोलाकार रूप में पत्थरों की व्यवस्था। और सीधे खड़े बड़े पत्थर को मेनहीर कहते हैं। शिस्ट पत्थर का बना भूमिगत कक्ष था और 4 पत्थर पे एक पत्थर डोलमेन था। सार्कोफेगस पत्थर का ताबूत होता था और कैरन छोटे पत्थरों का ढेर। इस समय का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, उत्पादन और स्थानीय व्यापार था। धार्मिक विश्वास यह था कि लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे। इसी कारण मृतकों के साथ वस्तु रखी जाती थी। महापाषाण सांस्कृतिक, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बीच का संक्रमण का महत्वपूर्ण चरण था। उस समय सामाजिक, आर्थिक, तकनीक और धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग शब्दों में टिप्पणी लिखें। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता परिपक्व हड़प्पा काल का विकास 2600 ईसा पूर्व में जाकर और 1900 ईसा पूर्व में इसका पतन होना प्रारंभ होता है। इसका पतन का कारण मुख्य रूप से पर्यावरणीय परिवर्तन माना जाता है, बाढ़ माना जाता है और व्यापार कमजोर हुआ, इसके कारण भी मान सकते हैं। शहरी व्यवस्था समाप्त होना शुरू हो गया, ये प्रमुख कारण है। उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह कई शताब्दियों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया थी। लगभग 1900 बीसी के बाद इस नगर का धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जलवायु परिवर्तन पहला देखेंगे हम लोग कारण। मुख्य कारण में जलवायु परिवर्तन, वर्षा कम होने लगी, सूखे की समस्या हो गया। और ये भी कारण हो सकता है कि नदियों का मार्ग बदल गया। घग्घर और हकरा नदी कमजोर हुई, जिससे जल संकट उत्पन्न हो गया। बार बार बाढ़ आना, कुछ नगरों में बाढ़ का प्रभाव देखा गया और कुछ नगर में सुखाड़ का प्रॉब्लम हो गया, जल संकट हो गया, नदियों का मार्ग बदल गया। व्यापार में गिरावट, मेसोपोटामिया से संपर्क कम हो गया। धीरे धीरे मेसोपोटामिया से जो व्यापार होता था वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। कृषि संकट, उत्पादन घट गई, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई, जनसंख्या का पलायन हो गया। बहुकार्य के सिद्धांत है, पतन किसी एक कारण से नहीं होती, पतन के बहुत सारे कारण होते हैं। उसको आप लोग एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि नदियों का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, बार बार बाढ़ आना, व्यापार में गिरावट, कृषि संकट, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई, जनसंख्या का पलायन हो गया और बहुकारकीय सिद्धांत का बात दिया गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन एक कारण नहीं है, इनके अनेक कारण हैं, जिनमें पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक कारकों का संयुक्त परिणाम है। उत्तर वैदिक राज व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में क्या राज व्यवस्था था? उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक चलता है। जनजातियां बढ़ी हुई, जनपद बने और राजा की शक्ति बढ़ी और संगठित राज बने। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक राजनीतिक व्यवस्था अधिक संगठित और शक्तिशाली बन गई। मुख्य बिंदु है कि राजा की शक्ति में वृद्धि हो गया और राजा की शक्ति वंशानुगत शासन होना शुरू हो गया। जनपदों का निर्माण हुआ, जैसे कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह। यही सब जनपद जाके बाद में महाजनपद का विकास करते हैं। सभा और समिति का महत्व कम हो गया।
जिस समय सभा और समिति ऋग वैदिक काल में चलता था, उस समय उत्तर वैदिक काल आते आते सभा और समिति की जो शक्ति था उसमें कमी देखने को मिला। प्रशासनिक अधिकारी का विकास हुआ, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण। कर व्यवस्था, लोगों से कर लिया जाने लगा और सेना का विस्तार किया गया। अश्वमेध यज्ञ का महत्व इस समय बहुत ही बढ़ गया था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे। वैदिक काल में संगठित राज्य व्यवस्था की मजबूत नींव रखी गई। बुद्ध की शिक्षाएं 563 BC में इनका जन्म होता है और धीरे धीरे ये जब घर से निकल जाते हैं तो कुछ साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति होता है और ये 4 आर्य सत्य देते हैं, अष्टांगिक मार्ग देते हैं, मध्यम मार्ग का एक्सेप्ट करते हैं और 483 BC में महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी इनकी मृत्यु हो जाता है। बौद्ध ने मानव जीवन को दुखों को दूर करने के लिए सरल और व्यवहारिक शिक्षाएं दी। मानव को दुख को दूर करने के लिए सरल और व्यवहारिक शिक्षाएं दी। 4 आर्य सत्य हैं कि जीवन जो है दुखमय है, जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है। जीवन क्या है? दुखमय से भरा हुआ है और दुख का कारण तृष्णा है और दुख का अंत संभव है। दुख का क्या है? अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग समाधान है और संभव किस मार्ग से हो सकता है? अष्टांगिक मार्ग से। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, यही सब 8 हैं। मध्यम मार्ग अति से बचने की शिक्षा है। मध्यम मार्ग ना कष्ट ना ज़्यादा सुख, ये मध्यम मार्ग अपनाए थे। और अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते थे। करुणा, मानव कल्याण पर बल दिया। समानता, जाति भेद के विरोध किया। कर्म का महत्व, अच्छे कर्मों पर जोर दिया। सरल जीवन, सादगी और संयम पे बात किया। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बात दिया, 4 आर्य सत्य दिए और अष्टांगिक मार्ग द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मध्यम मार्ग, अहिंसा, करुणा, समानता, कर्म का महत्व दिया, सरल जीवन। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षा आज भी मानवता, शांति और नैतिकता के मार्गदर्शन करती है। मगध का उदय, 6ठी शताब्दी BC में महाजनपद का युग शुरू होता है और मगध मजबूत होता है। उसमें महत्वपूर्ण शासक हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, नंदवंश आते हैं, मौर्य साम्राज्य आता है। भूमिका, मगध प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली महान जनपद बनकर उभरा और आगे चलकर विशाल साम्राज्य का आधार बना। इसका भौगोलिक स्थिति ही इसके उभरने का और शक्तिशाली बनने का मुख्य कारण था। ये 5 पहाड़ियों के बीच में इसका राजधानी हुआ करता था, राजगिरी, जिसमें उदयगिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, रत्नागिरी और सोनगिरी जैसे पर्वत यहाँ पे अवस्थित थे और 5 पर्वत के बीच में ये क्या था? अवस्थित था। और यहाँ पे गंगा के साइड में उपजाऊ भूमि भी था, जिससे ये कृषि का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा करता था और इसका जो कर लेने का क्षमता था, जिसका प्रयोग ये सैन्य और प्रशासनिक क्षेत्र में उपयोग करता था। नदियों का लाभ था, गंगा, सोन और चंपा नदी का लाभ लिया। लौह अयस्क की उपलब्धता था, लौह अयस्क की उपलब्ध हो जाने के कारण ये हथियार और औजार बनाना शुरू किया। हाथियों की उपलब्धता, इस क्षेत्र में हाथी भी पाया जाता था, जिसके कारण इनकी सेना जो था मजबूत हो गया। मगध काल के शक्तिशाली शासक में से बिंबिसार, अजातशत्रु आदि थे। वैवाहिक संबंध इनका राजनीतिक गठबंधन बन गया। वैवाहिक जीवन कैसा हो गया? राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ। मजबूत सेना हुआ, अस्थायी सैन्य शक्ति विकसित किए। राजधानी का महत्व, राजगिरी के बाद में पाटलिपुत्रा विकसित हुए। भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से मगध भारत का सबसे बड़ी शक्ति बनकर उतरा। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और पढ़िए और समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तब भी आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे ले जाने का काम कीजिए। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.